हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? तो जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इसीलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जहां पर कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, और अगर केवल सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो होते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स में, क्योंकि एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसीलिए ये किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जबकि अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो होते हैं एल्कीन्स, उनको हम कहते हैं एल्कीन्स। अगर कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे। तो अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो उनको हम कहेंगे एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में तो उनको हम कहेंगे एल्काइंस। तो ये एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जबकि एल्केन्स की हम बात करें तो एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस लेक्चर में हम मेनली एल्केन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें एल्केन्स के सोर्स की, तो एल्केन्स मिलता कहां पे हमको? तो सबसे पहले एल्केन्स को हम एक और नाम से जानते हैं। एल्केन्स का जो नाम है वो हम एक और नाम से इसको जानते हैं, इनको हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का जनरली जो मीनिंग होता है दैट इज लो एफिनिटी, मतलब इसकी कम एफिनिटी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। मतलब ये किसी भी कंपाउंड के साथ इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है लेकिन ये बहुत कम इसकी रिएक्टिविटी होती है, और इसीलिए एल्केन्स का क्या नाम पड़ा? पैराफिन्स नाम पड़ा। अब आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, एल्कीन्स और एल्काइंस के। तो अगर हम कंपेयर करें एल्कीन्स और एल्काइंस को, तो एल्केन्स जो होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स के बीच में, ध्यान रखिए, क्योंकि कार्बन एटम्स के बीच में एल्केन्स में क्या होते हैं? केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको पता, चलिए एक एग्जाम्पल देखता हूं। जैसे यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में केवल और केवल क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन एटम्स के बीच में। तो अगर केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसकी जो रिएक्शन होगी इतना इजीली नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए किसी और के साथ ये एडिशन रिएक्शन कर ही नहीं सकता, किसी और के साथ ये ऐड हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। किसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती है? एल्केन्स में। तो एल्केन्स में अगर कोई रिएक्शन हो सकती है तो केवल एक ही हो सकती है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। खैर उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम एल्कीन्स की बात करें या एल्काइंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन्स में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में, तो अगर मैं इसको किसी और एलिमेंट के साथ जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए H था, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे Cl अटैच हो गया और यहाँ पे भी Cl अटैच हो गया, H और H। तो यहाँ पे देखिए इजीली ये ऐड हो जा रहा है, एडिशन रिएक्शन इसमें हो जा रही है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन इजीली हो जाता है एल्कीन्स और एल्काइंस में, लेकिन एल्केन्स में नहीं होती है। इसीलिए इनकी लो एफिनिटी होती है रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के लिए। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? पैराफिन्स, इनको हम कहते हैं। अब बात करते हैं इनके सोर्स की और इनके जनरल फॉर्मूला की। तो जनरल फॉर्मूला मैंने वैसे पहले डिस्कस किया है। जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पे n क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। तो अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CH4। अगर n की वैल्यू 2 रखता हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। अगर 3 रखता हूं C3H8, 4 रखता हूं C4H10 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें इनके सोर्स की, किस चीज की? सोर्स की। तो ये कहां से आते हैं एल्केन्स? जनरली हमको मिलते कहां से? तो जनरली जैसे
आपको मार्श हो गया, मार्श मतलब जो दलदल वगैरह होती है, या फिर जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी आपको बहुत सारे एल्केन्स मिलते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, उनमें काफी सारे एल्केन्स आपको मिलेंगे, स्पेशली हायर एल्केन्स बहुत सारे मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जैसे कोल पॉकेट्स होते हैं, कोल पॉकेट से भी मिलते हैं। नेचुरल गैस में मेनली आपको मीथेन बहुत ज्यादा मिलती है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, मेनली जो आपके एल्केन्स हैं, वो आपको इन सब में मिल जाएंगे। तो ये सोर्सेज हैं, ये इनके मेन सोर्सेज हैं। अगला हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो वैसे तो नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर आपको पता है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और क्या देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स केवल एक ही है तो उसका नाम क्या होगा, मीथेन। दो हैं तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। इस तरीके से हम नाम रखते हैं इन कंपाउंड्स का। हाँ, ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस में नॉमेनक्लेचर अलग हो जाता है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो अब आगे हम केवल मेनली दो ही कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम मेनली इन दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से दो कंपाउंड्स के, मीथेन और इथेन। तो प्रिपरेशन भी इन्हीं की पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मीथेन और इथेन की पढ़ेंगे, और यूजेस भी मीथेन और इथेन के ही पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन आप या तो लैब प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर इंडस्ट्रियल या जनरल प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। तो अगर हम लैब की बात करें तो लैब में आप दो चीजों का यूज करते हो। या तो आप अगर मीथेन प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप यूज करते हो इसके लिए सोडियम एसीटेट। ये हो गया हमारे पास सोडियम एसीटेट। तो आप यूज करते हो सोडियम एसीटेट और साथ ही साथ सोडा लाइम का। अब ये सोडा लाइम क्या होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सोडा लाइम्स दो वर्ड से मिलकर बना है, सोडा और लाइम। तो इसमें जनरली ये मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का, दो कंपाउंड्स का। पहला कंपाउंड है आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको आप कॉस्टिक सोडा भी कहते हो। और दूसरा कंपाउंड है आपके पास CaO, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम। तो क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा, तो इसीलिए इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो हम इन दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे और साथ ही यूज करेंगे सोडियम एसीटेट का। तो सोडियम एसीटेट को जब आप हीट करते हो सोडा लाइम के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, CH3CONA। देख सकते हो आप यहाँ पे NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास ये रहा। तो इसको अगर आप हीट करोगे तो ध्यान रखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये क्या फॉर्म करता है, मीथेन फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, CH3 के साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और NaO और ये सब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, CH4 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो Na है तो Na2CO3, तीन ऑक्सीजन आपके पास है। तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिल गया। तो ये मीथेन और सोडियम कार्बोनेट यहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास क्या है, सोडियम एसीटेट की जगह सोडियम प्रोपायोनेट है। सोडियम प्रोपायोनेट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम क्या है, सोडियम प्रोपायोनेट। सोडियम प्रोपायोनेट को आप ट्रीट करते हो किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सेम वही, इसको इस समय सोडा लाइम के साथ ट्रीट करना है। उस समय किसको किया था, सोडियम एसीटेट को। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी एक कार्बन एटम ज्यादा होगा। तो बस पिछले वाले में एक ही कार्बन एटम था, अब दो हैं, तो पहले मीथेन मिला, अब इथेन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही COONA क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे COONA सेपरेट हुआ था और H क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5 की जगह पे C2H6, क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो C2H6 क्या आपके पास, दैट इज इथेन। तो इथेन यहाँ से फॉर्म हुआ है। और भी मेथड्स हैं, जनरल मेथड्स जो हमारे पास प्रिपेयर करने के हैं इसको। पहला है आप मिथाइल आयोडाइड से आप फॉर्म कर सकते हो मीथेन, और इथाइल ब्रोमाइड से आप फॉर्म कर सकते हो इथेन। तो जनरली हम इनको एक और कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो हेलो एल्केन्स से भी आप एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो कैसे, इनका हमको करना है रिडक्शन। तो हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा किसको, हेलोजन को। तो हाइड्रोजन हेलोजन को रिप्लेस करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन आया कहां से, नेसेंट हाइड्रोजन का सोर्स है ये जिंक कॉपर कपल, और आप यूज करोगे एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या इसको आप इथेनॉल बोलते हो। तो यहां से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन को आप ट्रीट करोगे इसके साथ। तो ये जैसे आपके पास क्या हो गया, ये इसको हम कहते हैं आयोडोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोमीथेन। और किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसको आप ट्रीट करोगे
तो आपको मिलेगा मीथेन। क्या मिलेगा? मीथेन। तो जिंक कॉपर कपल ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, प्लस 2 हाइड्रोजन एटम थे, एक तो CH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो CH4 बन जाएगा, और एक आयोडीन के साथ वो हाइड्रोजन आयोडाइड या HI फॉर्म करेगा। उसी तरीके से आपके पास देखिए, अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, C2H5Br, क्या यूज कर रहे हैं? C2H5Br, दैट इज ब्रोमो इथेन। क्या है ये? ब्रोमो इथेन। और साथ ही आपके पास है नेसेंट हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? C2H6, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन Br के साथ, तो Br के साथ ये क्या फॉर्म करेगा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। अच्छा, एक और रिएक्शन आपके पास होती है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन की हेल्प से आप इथेन फॉर्म कर सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि वुड्स रिएक्शन में आप केवल उन्हीं कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हो जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे इथेन, फिर ब्यूटेन, फिर हेक्सेन। तो इसमें होता क्या है, ये आपके पास है आयोडोमीथेन। आपको क्या मिल गया यहाँ पे? आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन को आप सोडियम के साथ ट्रीट करते हो, तो आयोडोमीथेन के साथ सोडियम के साथ ट्रीट करते हो आप अगर किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है इथेन। देखो CH3, क्योंकि 2 CH3 आई था, तो CH3 और CH3 मिलके क्या बनाएंगे? C2H6, और 2 I जो बच जाएंगे आपके पास, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे? सोडियम के साथ, तो सोडियम आयोडाइड फॉर्म कर लेंगे और साथ ही फॉर्म करेंगे इथेन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो इस तरीके से होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, और ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए किसके? जो आपके मीथेन और इथेन है, उनको आप इन तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि हम इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि केमिकली कैसे बिहेव करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को रिप्लेस कोई और कर लेता है। तो कोई और सब्सटेंस अगर किसी एक सब्सटेंस को रिप्लेस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्या होता है? यही होता है। क्या होता है? किसी हाइड्रोजन एटम को, जो एल्केन्स हैं, मीथेन हो या इथेन हो, उसके किसी हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस कर देता है? कोई और एलिमेंट रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई और एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स भी रिप्लेस करता है, तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे क्लोरीनेशन। अगर कोई और होगा, जैसे ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीनेशन। तो अगर क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीनेशन हो कैसे रहे। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या होती है क्लोरीनेशन के लिए? क्लोरीनेशन के लिए कंडीशन होती है डिफ्यूज सनलाइट, मींस सनलाइट की होनी चाहिए जरूरत, और साथ ही या फिर हीट कर सकते हो आप। अगर डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं है तो आप हीट करके भी क्लोरीनेशन कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक चीज, दोनों की दोनों नहीं। तो होगा क्या? एक हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन एटम रिप्लेस करेगा। तो Cl2 मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, तो Cl2 मॉलिक्यूल का एक क्लोरीन एटम तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और दूसरा क्लोरीन एटम जो रिप्लेस्ड हुआ, जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, उसके साथ कंबाइन होके HCl फॉर्म करेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, एक एक करके ऐसे ही करके हाइड्रोजन रिप्लेस होते रहेंगे क्लोरीन से, और HCl फॉर्म होता रहेगा। तो पहले एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस होते रहेंगे, और इन दी एंड आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक क्लोरीन आया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, एक क्लोरीन एटम है। उसी तरीके से अब देखिए, अब एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा Cl2 के साथ रिएक्ट करके, तो क्या हो जाएगा? अब केवल H2Cl2 बचेगा। क्लोरीन एटम एक बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन एटम हटा था वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म कर लेगा। कंडीशन सेम है, डिफ्यूज सनलाइट और हीट करके। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। नाम देखिए कैसे रखना है, डाइक्लोरोमीथेन। उसी तरीके से CH2Cl2 एक और क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एक और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH, और क्लोरीन बढ़ जाएगा Cl3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम कॉमन नाम से जानते हैं, इसका कॉमन नाम है, आपने सुना भी होगा, क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। उसी तरीके से अब देखिए, अब केवल एक हाइड्रोजन एटम बच गया, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा किससे? क्लोरीन से। तो क्लोरीन किसको रिप्लेस करता जाएगा? हाइड्रोजन एटम्स को। तो ये भी जब रिप्लेस हो जाएगा तो हाइड्रोजन एटम सारे रिप्लेस हो जाएंगे, CCl4 प्लस
क्या बचा हमारे पास HCl, तो CCl4, तो इस कितने कार्बन एटम से 4, 4 मतलब टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको हम, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है और टेट्राक्लोरोमीथेन इसका क्या है, IPC नेम है। उसी तरीके से हम यही प्रोसेस किसके साथ कर सकते हैं, इथेन के साथ। इथेन में भी यही होगा, एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे क्लोरीन से, और कंडीशंस वही हैं, या तो डिफ्यूज सनलाइट या फिर हीट हम उसको करेंगे। तो अगर हम उसको डिफ्यूज सनलाइट में ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को, और वो हाइड्रोजन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी तरीके से अगेन डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे भी सब में डिफ्यूज सनलाइट ही होगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो C2H5Cl प्लस Cl2 ये क्या फॉर्म करेगा, C2H4, हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, क्लोरीन एक बढ़ जाएगा, तो आप देख सकते हो C2H4Cl2 प्लस HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसने क्या फॉर्म किया, क्लोरोइथेन, अब 2 क्लोरीन हो गए तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइक्लोरोइथेन। उसी तरीके से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो C2H3Cl3 फॉर्म कर लेगा ये। तो यहाँ पे देखिए C2H4Cl2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म कर लेगा, C2H3Cl3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोइथेन। अब एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ट्राइक्लोरोइथेन से, तो हाइड्रोजन कम हो गया, H2 हो गया और Cl4 हो गया, तो C2H4Cl4 प्लस HCl, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोइथेन। 4 क्लोरीन एटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे। उसी तरीके से जब ये टेट्राक्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा अगेन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा C2HCl5, 5 क्लोरीन एटम हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम कम होते जा रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पेंटाक्लोरोइथेन। और उसी तरीके से एंड में आपके पास क्या हो जाएगा, ये पेंटाक्लोरोइथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो लास्ट वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो भी रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो ये फॉर्म करेगा C2Cl2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरोइथेन। तो इस तरीके से क्लोरीनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। हाँ, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए अलग अलग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो फिलहाल हमको यहाँ पे केवल क्लोरीनेशन के बारे में पढ़ना है। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती क्या है, तो दो तरीके के ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। तो जनरली जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो पहले हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। कंबशन आपको पता है, जब हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं किसी भी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर की प्रेजेंस में अगर एक्सेस ऑफ एयर आपके पास है तो अलग रिएक्शंस होती हैं, और लिमिटेड सप्लाई है एयर की तो अलग रिएक्शन। तो ध्यान रखिए, अगर मेरे पास एक्सेस ऑफ एयर है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर आप बोल सकते हो, तो वहां पे हमेशा हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं वो फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आप उसको या एक्सेस ऑफ एयर में आप उसको क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, उसका कंबशन कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद, ऑब्वियसली बर्न करोगे तो हीट भी साथ में प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई है, मतलब ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा नहीं है, एयर आपके पास ज्यादा नहीं है, तो लिमिटेड सप्लाई में क्या फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और भी कम है तो और भी लिमिटेड सप्लाई है तो फॉर्म करेगा कार्बन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए CH4 प्लस 2O2 अगर एक्सेस में है तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए CO2 प्लस 2H2। सिमिलरली 2C2H6 प्लस 7O2 विल फॉर्म 4CO2 प्लस 6H2O अलॉन्ग विद हीट। हीट तो प्रोड्यूस होगी साथ में। अब देखिए, ये तो था एक्सेस ऑफ एयर में, तो देख रहे हो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म कर रहा है। अगर लिमिटेड सप्लाई होती है मीथेन के लिए, तो देखिए लिमिटेड सप्लाई में मीथेन क्या फॉर्म करेगा, देखिए 2CH4 प्लस 3O2 विल फॉर्म 2CO प्लस 4H2। और अगर और भी लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या और भी कम है तो यहाँ पे आप वेरी लिमिटेड कह सकते हो, तो बहुत कम है तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन। तब कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं फॉर्म करेगा, कार्बन प्लस वाटर। उसी तरीके से लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर अगर किसमें दोगे आप, इथेन के लिए दोगे, तो अगेन ये भी क्या फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, जैसे किसने किया था, मीथेन ने। और भी लिमिटेड सप्लाई है, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, मतलब बहुत ही कम एयर है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन और वाटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। तो ये तो जनरल क्या है, ये तो कंबशन है। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कॉपर को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, कॉपर को हम अगर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे पूरी रिएक्शंस में कॉपर ही कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो किस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो CH4 2CH4 प्लस O2 ये फॉर्म करेगा 2CH3OH। आप देख सकते हो OH आ गया, तो ये क्या एक एल्कोहल है,
क्या नाम है इसका, मिथेनॉल। तो इसको हम मिथेनॉल या फिर क्या कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। और क्या है कैटलिस्ट यहाँ पे, कॉपर ट्यूब एट 200 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से अगर इथेन है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ऑब्वियसली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब जो है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और ये फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, इथेनॉल, और आप इसको कह सकते हो इथाइल अल्कोहल। उसी तरीके से अब देखिए ये फर्दर और भी ऑक्सीडाइज होता जाता है। कॉपर ट्यूब हमारे पास कैटलिस्ट है, बस ये ध्यान रखिए, और भी ऑक्सीडेशन होता जाता है। तो ये देखिए ये इथाइल अल्कोहल या जिसको आप इथेनॉल कह रहे थे, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में। किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आप एक और नाम से जानते हो जो इसका आईपीसी नेम है, वो है मिथेनल। तो मिथेनल में ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और फॉर्मेल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में, अगेन कैटलिस्ट वही रहेगा, कैटलिस्ट यही है कॉपर ट्यूब। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो ये देखिए पहले ये क्या फॉर्म कर रहा था, अल्कोहल, अल्कोहल से इसने फॉर्म किया CHO, दिख रहा है ना आपको, CHO मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फॉर्मिक एसिड ये फॉर्म करेगा। उसी तरीके से देखिए अगर ये इथेनॉल फॉर्म कर रहा था, कौन, इथेन, तो इथेनॉल से फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करेगा, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, और आईपीसी नेम है इसका इथेनल। तो इथेनल फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हो ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड जो है इथेनल, या जिसको आप क्या कहते हो एसिटल्डिहाइड कहते हो, तो एसिटल्डिहाइड फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और इफेक्ट क्या फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी आप इसको कह सकते हो। तो क्या फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आपने ये ट्रेंड देखा। तो आप इस ट्रेंड में एक चीज देख रहे हो कि सबसे पहले जो एल्केन है, चाहे वो मीथेन है या इथेन है, एल्केन को हमने ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइज करके क्या मिला हमको, एक अल्कोहल मिला। फिर इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलता है हमको, एक एल्डिहाइड मिलता है, और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो कभी भी ऑक्सीडेशन करोगे तो यही ट्रेंड चलता है, पहले जो एल्केन है वो कन्वर्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो जनरली हम K2Cr2O7 को भी एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है। तो पहले ये एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल्स में, फिर अल्कोहल्स को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड्स में, और फिर एल्डिहाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, बाय ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। और भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो एट 350 to 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्केन्स का, तो मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये फॉर्म करता है फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर इथेन का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये फॉर्म करेगा एसिटल्डिहाइड। तो ये जनरली एल्डिहाइड्स फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस का पहले आपको मीनिंग समझना है कि पायरोलिसिस होता क्या है। अगर आप कभी भी किसी भी जो हाइड्रोकार्बन है उसको हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो एयर की एब्सेंस में आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, या आप बोल सकते हो डिकम्पोज हो जाता है। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं पायरोलिसिस, और इसके ब्रेक डाउन को, इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स अगर डिकम्पोज होते हैं ऑन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं। तो देखिए जैसे मीथेन को अगर आप हीट करते हो एट 1500 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाते हैं हम, तो ये क्या फॉर्म करेगा, C2H2। C2H2 का आपको नाम पता ही होगा, दिस इज इथाइन। ये क्या है, इथाइन। उसी तरीके से C2H6 ये क्या है, इथेन। इथेन को अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है इथीन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ध्यान रखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को एक और नाम से जानते हैं, रिमूव मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है कोई सब्सटेंस तो दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेशन, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डीहाइड्रोजनेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में लॉस कर रहा है। तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई मीथेन और इथेन की। अब बात करते हैं हम यूजेस की। तो मीथेन और इथेन के यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो होता है इसका, एज अ फ्यूल। मीथेन और इथेन आप देख सकते हो जब बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो एज अ फ्यूल हम इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने में भी हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स, जैसे हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका यूज किस चीज में होता है, एक तो हम इसको एज एन एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं एनेस्थीसिया के लिए, और दूसरा साथ ही साथ इसका यूज एक सॉल्वेंट की तरह होता है एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के काम आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें दो एल्कोहल्स की, मिथेनॉल और इथेनॉल, तो मिथेनॉल और इथेनॉल भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में यूज होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के काम आते हैं। तो वो आप मीथेन और इथेन की हेल्प से फॉर्म कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन, अगर हम बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देखिए तो बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या फॉर्म करता है, कार्बन ब्लैक फॉर्म करता है। और इस कार्बन ब्लैक का जो यूज होता है वो एक ब्लैक पिगमेंट की तरह यूज होता है। ब्लैक पिगमेंट का जो कलर होता है जैसे इंक हो गई, इनमें इस कार्बन ब्लैक का यूज होता है। तो कार्बन ब्लैक भी आप मीथेन और इथेन से प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ और भी कंपाउंड्स हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, तो ये सारे कंपाउंड्स भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम मीथेन एंड इथेन। तो ये थे यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।